हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और संडे को मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश में राइटिंग करना। आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल खुला हुआ है एक आज के राजस्थान पत्रिका का, नैतिक मूल्यों की कमी ही समाज का सबसे बड़ा संकट। इस आर्टिकल को जो हिंदी में लिखा गया है ना, इसको हूबहू ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ में, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के साथ में अपने इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। और ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, सबसे आसान तरीका है इंग्लिश में राइटिंग सीखने का। अगर हिंदी में लिखी हुई बात जो आपके दिमाग में चल रही हो या कहीं लिखी हो, आप उसको इंग्लिश में लिख डालें बिना गलती किए, तो बस आपकी राइटिंग स्किल्स वहीं से तैयार हैं। फिर आप चाहे ऐसे लिखना चाहें, चाहे प्रेसी, चाहे कोई आंसर राइटिंग करना चाहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस आर्टिकल को हमने अलग से ले लिया है इस वर्ड फाइल में। ऊपर आपको हिंदी में मिलेंगे सेंटेंसेस, नीचे मिलेंगे आपको एसएमएस वाली हिंदी में, जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए एक लाइक अभी से दे दो क्लास को, ताकि हर वीक इसी प्यार के साथ में और जोश के साथ में इस क्लास को लाया जा सके। देखिए सेंटेंस ये कह रहा है, नैतिक मूल्यों की कमी ही आज के समाज का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह खोजना मुश्किल है जो अपराध मुक्त हो। बहुत आसान सेंटेंस है और इसमें एक नया राइटिंग का नुस्खा भी सिखाऊंगा आपको। एक बार खुद से सोचो दिमाग में स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्या लिखना चाहोगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हुए। देखो जी, इसमें काम ढूंढने हैं आपको, काम करने वाला और काम जो किया गया है। काम ये हुआ है कि नैतिक मूल्यों की कमी समाज का सबसे बड़ा संकट है। तो पहला काम जो हुआ है ना इसमें, वो है संकट का होना। मैं इसको अलग ले आता हूं ताकि आप इसको, है ना, बड़ी पिक्चर आप देख सको। नैतिक मूल्यों की कमी ही आज के समाज का सबसे बड़ा संकट है। तो ये संकट है वाला काम जो है पहला काम हुआ। दूसरा काम, क्योंकि कंजंक्शन के बाद में या बिकॉज कंजंक्शन के बाद में दूसरा काम है, ऐसी जगह खोजना मुश्किल है। खोजना मुश्किल है दूसरा काम है, ठीक है। और वो जगह जो अपराध मुक्त हो, जो क्राइम फ्री हो। तो अगर इस फिलॉसफी से चलें तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखिए, समाज का सबसे बड़ा संकट है, संकट को बोलते हैं क्राइसिस, या इसको बोलते हैं विपत्ति, है ना। हिंदी में इंग्लिश में क्राइसिस बोल दो, या फिर चलो क्राइसिस ही यूज़ कर लेते हैं, प्लाइट भी है ना वर्ड तो यूज़ करने को। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नैतिक मूल्यों की कमी। तो कमी ऑफ नैतिक मूल्य, ठीक है। नैतिक मूल्यों को बोलते हैं मॉरल वैल्यूज। मूल्य यानी वैल्यू, नैतिक यानी मॉरल। और कमी को बोलते हैं लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज जो है वो समाज का संकट है। इज द सबसे बड़ा संकट ऑफ द समाज। अगर दिमाग में इतना सोच पा रहे हो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो, मैं इसीलिए हिंदी में लिख रहा हूं। संकट को बोलते हैं क्राइसिस, तो संकट की जगह क्राइसिस वर्ड यूज कर लें। समाज को बोलते हैं सोसाइटी, द लगाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी की बात हो रही है, हमारे समाज की, द सोसाइटी, ठीक है। और सोसाइटी है आज की, तो द की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टुडेज सोसाइटी। भाई आज का तो टुडेज सोसाइटी है ना। अब देखो बना आपका सेंटेंस, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज इज सबसे बड़ा क्राइसिस ऑफ टुडेज सोसाइटी। सबसे बड़ा के लिए क्या बोलेंगे, बिगेस्ट लिखूं मैं भाई, सबसे बड़ा को द बिगेस्ट लिख दूं मैं, लिख ही देता हूं, द बिगेस्ट क्राइसिस। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, द बिगेस्ट की जगह पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राइसिस। चलो बाद में लिखवाऊंगा, अभी एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। ये ऊपर वाला काम आपने इतना कर दिया, अब नीचे आ जाओ। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। और बिकॉज किस लिए, दुनिया में ऐसी कोई जगह खोजना मुश्किल है। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना, मुश्किल है। देखिए, जब भी ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिले, ऐसा मुश्किल है, आसान है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, गैर जरूरी है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीखनी पड़ेगी आपको। स्ट्रक्चर का नाम है इट इज, ठीक है। ऐसा खोजना मुश्किल है, तो इट इज मुश्किल या इट इज डिफिकल्ट। और क्या काम करना, खोजना, खोजने को बोलते हैं टू सर्च, ठीक है। सर्च करना या फाइंड करना खोजने के लिए इस्तेमाल होता है। तो
दुनिया में ऐसी कोई जगह खोजना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड और सर्च अ प्लेस, या ऐसी कोई जगह तो मतलब सर्च सच अ प्लेस। और कैसा प्लेस? जो अपराध मुक्त हो, विच इज अपराध मुक्त। अपराध मुक्त को बोलते हैं क्राइम फ्री। ठीक है, तो अपराध मुक्त को हिंदी में लिखने की, इंग्लिश में क्राइम फ्री लिख दूंगा मैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्च या फाइंड सच ए प्लेस, और प्लेस कहाँ? ऐसी तो हमारी दुनिया में तो इन द वर्ल्ड। विच इज़ क्राइम फ्री या दैट इज़ क्राइम फ्री, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों में से सेट बैठ जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ दो, सेंटेंस आपका रेडी है। ठीक है। वीडियो में देख के आसान लगता है ना सर, हम भी कर सकते हैं। कर सकते हो आप, मेहनत लगेगी थोड़ी, 2 4 5 10 20 50 सेंटेंस जब कर लोगे, पकड़ बनेगी आपकी। जो बच्चे ऑलरेडी करते आ रहे हैं उनकी पकड़ बन भी चुकी है। सारा खेल है मेहनत का। तो लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज is the biggest crisis of today's society because it is difficult to search or find such a place in the world which is crime free. द लैक से पहले द का इस्तेमाल करें। ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ है कई बार। जब भी ऑफ कंजंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन आ जाए और उसके बाद में भी कोई नाउन हो और उसके पहले भी कोई नाउन हो, लैक यानी कमी एक नाउन है, मॉरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य, ये भी एक नाउन फ्रेज है। तो ऑफ के साथ जब भी ऐसा हो तो पहले वाले नाउन से पहले आपको द का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो द लैक ऑफ मुझे लिखना चाहिए। टूडेज की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, प्रेजेंट डेज। टुडे को प्रेजेंट डे भी लिखा जाता है। प्रेजेंट डेज सोसाइटी लिखो या फिर सोसाइटी ऑफ प्रेजेंट डे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लैक की जगह आप एब्सेंस भी यूज कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों की कमी या नामौजूदगी, नामौजूदगी भी तो आ सकता है ना यहाँ पे। द एब्सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज इज द बिगेस्ट क्राइसिस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये कई और तरीके थे इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बनाने के। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करना है और इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंग्लिश लिखना सीखना है, आप ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम के प्रीमियम में बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे कि राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में ये सारी ट्रिक्स यूज करते हुए आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का। अभी एक्सटेंडेड वैलिडिटी चल रही है इस पे, 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस कूपन के साथ। जब तक ये चल रहा है प्लान, तब तक इसका फायदा जरूर से लेना, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का। राइटिंग के साथ में आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा ऐप पे, जिसमें यूपीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। इंग्लिश में CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एसएससी बैंक के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, जिस पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, कुछ देशों में अपराध दर बहुत ज़्यादा है, जिसके पीछे गरीबी, शिक्षा की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकार के नियंत्रण या कंट्रोल प्रणाली की कमी जैसी कई वजहें हैं। पहले वो बच्चे वाला दिमाग चलाओ और 2 काम ढूंढो इस सेंटेंस में जो काम हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला काम ये हुआ है कि अपराध दर बहुत ज़्यादा है। कुछ देशों में अपराध दर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा काम क्या हुआ? जिसके पीछे ये सारी गलत चीज़ें वजहें हैं, जिसके पीछे की वजह ये सारी की सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं। चलो अब सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो, अपराध दर बहुत ज़्यादा है। अपराध दर को क्या बोले? अपराध दर को बोलते हैं रेट और अपराध को बोलते हैं क्राइम। ठीक है, तो आप इसको क्राइम रेट बोलते हैं या फिर द रेट ऑफ क्राइम, दोनों में से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है तो इज बहुत ज़्यादा यानी वेरी हाई। और कहाँ पे? इन सम कंट्रीज। तो शुरू में लिख देता हूँ इन सम कंट्रीज। सही है ना? अब ध्यान देना इस कॉमा की तरफ। कॉमा क्यों लगाया मैंने? ये क्राइम रेट कहाँ ज़्यादा है? कुछ देशों में ज़्यादा है। तो ये कुछ देश इस वर्ब के लिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हैं। भाई कौन सा काम कहाँ हुआ ये बताता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस।
है ना, क्राइम रेट ज़्यादा है कुछ देशों में, यानी जगह की बात की गई है। जब भी एडवर्ब्स सेंटेंस के शुरू में आ जाएं फ्रेज बन करके, आप उनके आगे कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इन सम कंट्रीज कॉमा, क्योंकि जगह बताई ना कहाँ ज़्यादा है, तो इन सम कंट्रीज कॉमा क्राइम रेट इज़ वेरी हाई। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है जी जिसके पीछे ये सारी की सारी वजहें हैं। अब आगे वाली स्ट्रक्चर दो तरीके से बन सकती हैं। जिसके पीछे को अंग्रेजी में क्या बोले भाई, सोचो जरा। चलो दो तरीके से बन सकती हैं। पहला तो आप ये बनाएं, एंड द रीजन्स बिहाइंड इट आर, और जो रीजन्स इसके पीछे हैं, रीजन्स बिहाइंड इट आर, वो ये हैं सारे के सारे। पहला है गरीबी, गरीबी को बोलते हैं पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा है शिक्षा की कमी, तो लैक ऑफ एजुकेशन। तीसरा है बढ़ती हुई बेरोजगारी, राइजिंग, बढ़ती हुई को क्या बोलते हैं, राइजिंग या इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बढ़ती हुई है, राइजिंग है ना, बढ़ती हुई। अच्छा और क्या है, सरकार के नियंत्रण प्रणाली की कमी। इसको कैसे लिखे भाई, सरकार यानी गवर्नमेंट, नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल मैकेनिज्म, और कमी का मतलब होता है लैक या एब्सेंस। देखा होगा ना आपने, ऊपर भी मैंने आपको करवाया था, लैक या एब्सेंस लिख सकते हैं आप कमी को। तो लास्ट में जो चीज़ बनी है वो है द एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इफेक्टिव मैंने यहां जोड़ दिया, आप चाहे तो इसको निकाल दें। थोड़ा सेंटेंस बनाते हुए आपको एक आधा वर्ड ऐड कर देना चाहिए अगर मीनिंग अच्छा निकालना है। तो एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम, ये भी ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव, क्योंकि असरदार सिस्टम चाहिए ना भाई। सिस्टम तो हर देश में ही है, कौन सी ऐसी देश है जहाँ पे सरकार ना हो, जहाँ पे पुलिस ना हो, है ना, आर्मी ना हो, कानून ना हो, संविधान ना हो। कहने को हर जगह ही है, लेकिन असरदार भी होना चाहिए। तो मैं इफेक्टिव वर्ड अगर लिखता हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, बाकी आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सेंटेंस लिखने का तरीका है, द रीजन्स बिहाइंड इट आर ऑल ऑफ दीज। और दूसरा तरीका ये है, आप ऐसा लिखें, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आर द सिस्टम बिहाइंड इट। समझ गए ना। इन सम कंट्रीज क्राइम रेट इज हाई एंड द रीजन्स बिहाइंड इट आर ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दीज आर द रीजन्स, सिस्टम लिख दिया मैंने, रीजन्स बिहाइंड इट। तो आप जो चाहें आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाला रख लेता हूँ, दूसरा वाला निकाल देता हूँ। बनाने को दूसरा वाला भी बनाया जा सकता था। और याद रखें, जब भी आप किसी चीज़ के लिए एक लिस्ट बताते हैं, भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स, या द थिंग्स विच आई हैव आर, तो जब भी आप उसके आगे कोई एक लिस्ट बताएं, है ना, एक चीज़, दो चीज़, तीसरी चीज़, फिर कॉमा लगा के एंड लगा के चौथी चीज़, तो आर की जगह पे एक और अच्छी वर्ब अंग्रेजी में इंक्लूड। आ रही है बात समझ में। जैसे ही लिखना चाहूँ मैं, द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूशन आर, अब आगे कोई भी वो फैसिलिटी हो, 5 तरह की फैसिलिटीज़ हो, ये 5 तरह की फैसिलिटीज़ हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सीखने की बात है ये। तो आर की जगह ठीक है आप आर लिखो, लेकिन बेटर वर्ड जो होता है ना ऐसे केस में होता है इंक्लूड। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटीज़ में शामिल हैं। इंक्लूड से मतलब ये हो जाता है कि इसके अलावा भी और 2-4 चीज़ें होंगी जो हमने नहीं लिखी, थोड़ा इसका हिडन मीनिंग है, ठीक है। तो अगर उस तरीके से चलें तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ें, आ जाओ। नेक्स्ट में कह रहा है जी, वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और जापान जैसे देशों ने असरदार कानूनों के दम पर अपराध को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ, शुरू कहाँ से करेंगे, वहीं दूसरी तरफ से करेंगे। और दूसरा काम ये हुआ, इन सारे देशों ने कानूनों के दम पर अपराधों को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। तो सफलता पाई है इन सभी ने, काम ये हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। चलिए वहीं दूसरी तरफ को क्या लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड।
ये एक फ्रेज है अंग्रेजी में, ठीक है। एक तरफ को बोलते हैं ऑन द वन साइड या ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ को बोलते हैं ऑन द अदर साइड या ऑन द अदर हैंड। तो वही दूसरी तरफ। अब इन सभी कंट्रीज़ के नाम लिख दो। तो स्विट्जरलैंड, जस्ट अ मिनट, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्वे स्पेलिंग देख लेना, WAY होती है, एंड जापान। अब जैसे देशों ने इसके लिए क्या लिखे, देखिए याद रखना, जब भी जैसे की बात करते हैं तो उसको आपको उन चीज़ों के पहले लिखना होगा जिनके लिए आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड और ये सारे नाम लिखे हैं ना, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंट्रीज, कंट्रीज लाइक, भाई इसके जैसे देश, तो कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड जापान। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपराध को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। सफलता को पाने को क्या बोलते हैं, देखिए सफल होने के लिए वर्ब अंग्रेजी में सक्सीड। अगर इन्होंने सफलता पाई है तो ये सफल हो चुके हैं, तो हैव सक्सीडेड। आ रही बात समझ में, आपको किसी काम में सफलता मिली तो यू हैव सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग। तो दीज कंट्रीज हैव ऑल्सो सक्सीडेड, ऑल्सो सक्सीडेड, और किसमें, अपराध को नियंत्रित करने में, इन कंट्रोलिंग क्राइम, ठीक है, नियंत्रित करना, क्राइम करना, कंट्रोल। और कैसे, ऑन द दम ऑफ, देखो असरदार कानूनों के दम पर, दम पर, ये याद रखो इस फ्रेज को, दम पर। दम पर के लिए अंग्रेजी में आप यूज करते हैं थ्रू को, थ्रू असरदार कानून। बस सेंटेंस आपका रेडी है। बना के नहीं बना, पढ़ के देखो इसको एक बार। ऑन द अदर हैंड, कंट्रीज लाइक दीज हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग क्राइम थ्रू असरदार कानून। असरदार को बोलते हैं इफेक्टिव, कानून को बोलते हैं लॉज, ठीक है। कई सारे कानून होंगे तो इफेक्टिव लॉज। सेंटेंस आपका रेडी है। अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी। इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स को और बेहतर बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को चेंज करूंगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है दम पर, आपने लिखा इसके लिए थ्रू। थ्रू बिल्कुल सही है, थ्रू का मतलब होता है जरिए। किसी काम को आपने जरिए किया, थ्रू किया, किसी दूसरी चीज़ के जरिए, ठीक है। लेकिन दम पर के लिए एक बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, बाय वर्च्यू ऑफ, या फिर बाय डिंट ऑफ, या फिर बाय एजेंसी ऑफ, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा राइटिंग टिप है, दम पर, दम पर, तो बाय वर्च्यू ऑफ, या बाय डिंट ऑफ, या बाय एजेंसी ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फ्रेज को लिखें, है ना। तो मैं यहाँ पे डिंट लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी दोनों निकाल देता हूँ। नोट कर लेना, ये फ्रेज हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। दम पर जब भी कोई काम हो, इनमें से किसी भी एक फ्रेज का इस्तेमाल कर दें आप। दूसरा, दे हैव सक्सीडेड, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, दीज कंट्रीज हैव बिन सक्सेसफुल। ट्रिक है ये। अगर आप किसी काम को करने में सफल रहे तो आप ऐसा लिखें ना, आई सक्सीडेड इन डूइंग दिस। सही बात है बिल्कुल, आई सक्सीडेड इन डूइंग दिस। या फिर आप ऐसा लिखें, आई हैव बिन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस। ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हो चुका है, हो सकता है क्योंकि सफलता पाई है इन्होंने, कोई टाइम आपको पास्ट का नहीं दिया गया है। तो दीज कंट्रीज हैव बिन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग क्राइम। कंट्रोल के लिए एक और अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, कर्ब करना। याद रखें, जब भी किसी ऐसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं जो बड़ी, है ना, जानलेवा है, खतरनाक है, डेंजरस है, जैसे आग है, लावा, कहीं ज्वालामुखी फट गया, वोल्केनो, वायलेंस है, वॉर है, डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, क्राइम है, ऐसी गंदी, खतरनाक या जानलेवा चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी में इस जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कर्ब। चलिए लास्ट 2 सेंटेंसेज हैं, ये आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, बड़े आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भारत में अपराध की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि ज़्यादातर अपराध या तो संपत्ति के अधिकारों को लेकर होते हैं या फिर महिलाओं के खिलाफ, ठीक है। या तो इधर और का इस्तेमाल होगा इसमें, कोशिश खुद से करनी है इसी फॉर्मूला को यूज़ करके। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश, है ना, वर्जन डाल दिया है, आप अपना बनाओ,
कमेंट्स में डालो और मेरे वाले से चेक करो। चलो दूसरा वाला देखो। इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए त्वरित न्याय, त्वरित मतलब फटाफट से, जल्दी से, त्वरित न्याय और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की खासा ज़रूरत है। तो काम यहाँ पे हुआ ज़रूरत है के ऊपर आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई दो, कमेंट्स में डालें, मेरा वाला आंसर अपना वाला मैच करें। सब लोग मैच कर पाए ना, आप अपना डालो, मैंने मेरा डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो बच्चे राइटिंग स्किल्स के और यूपीएससी कोर्स में एनरोल्ड हैं, लास्ट के दोनों सेंटेंसेस का फुल वर्जन के साथ में पूरी क्लास आपको रात में मिल जाएगी। अपने कोर्स के अंदर आपको इस 25 मिनट क्लास का फुल वर्जन, 50 मिनट का जो फुल वर्जन है आपके कोर्स में अपलोड होगा। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।